आज हमारा टॉपिक है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन या म्यूटेशन की जो टर्म है ये सबसे पहले ह्यूगो डिवेरीज नाम के एक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की थी, जब वो एक प्लांट जिसका कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज और बोटेनिकल नेम है जिसका ओएनोथेरा लेमार्कियाना, इस प्लांट पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन के फिनोमेना को इस प्लांट के अंदर रिपोर्ट किया था। यह है वो प्लांट इवनिंग प्राइमरोज या जिसका बोटेनिकल नेम है ओएनोथेरा लेमार्कियाना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं म्यूटेशन को? इट इज अ सडन हेरिडिटरी चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में एक सडन और हेरिडिटरी चेंज होती है। सडन का मतलब क्या है कि ये अचानक होगी, और हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम पेरेंट्स जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन। तो इसकी म्यूटेशन की टाइप्स और क्लासेस पे जाने से पहले हम एक टर्म यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स इंड्यूसिंग म्यूटेशन। ये वो एजेंट्स हैं या ये वो फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप के अंदर म्यूटेशन लेके आते हैं। दे मे बी केमिकल्स और फिजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं और कुछ केमिकल्स भी ऐसे हैं जो कि म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। हम इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस को फर्दर 3 क्लासेस में या 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे पहली है बेस एनालॉग्स। तो बेस एनालॉग ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो एनालॉगस टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये उनके एनालॉगस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी या इनकी स्ट्रक्चर जो है वो देखने में उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? 5 ब्रोमो यूरेसिल है और दूसरी इसकी एग्जाम्पल है 2 अमाइनो प्यूरीन। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये फिजिकली या स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सेम होते हैं एज थायमिन। ये बिल्कुल थायमिन की तरह होते हैं, लेकिन जब एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर थायमिन के बजाय ये जाके ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर और फिजिकल अपीयरेंस वगैरह थायमिन की तरह होती है, तो जब ये जाके वहां पे किसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अटैच हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट वहां पे म्यूटेशन काज होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो वहां पे थायमिन को आना चाहिए था, लेकिन अब वहां पे उसकी बजाय कुछ और कंपाउंड्स, कुछ और केमिकल्स जाके अटैच हो गए हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? दे अपीयर एज एक्चुअल बेसिस बट इन फैक्ट दे आर नॉट। वो देखने में लगती हैं कि वही एक्चुअल नॉर्मल बेसिस हैं, लेकिन हकीकत में या इन रियल वो ऐसा नहीं होता। सेकंड टाइप है केमिकल म्यूटेजेंस की अल्कलाइटिंग एजेंट्स। अल्कलाइटिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसको एक अल्काइल ग्रुप दे देते हैं। मतलब क्या है कि ये जब किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट होंगे तो अपना अल्काइल ग्रुप जो है वो उस कंपाउंड के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब ये अल्काइल ग्रुप डीएनए के साथ इनका जब एक्सपोजर होता है तो ये अपना अल्काइल ग्रुप उसकी न्यूक्लियोटाइड बेसिस को दे देता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, उस जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की पेयरिंग होती है, बेस पेयरिंग जो होती है, उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। एग्जाम्पल है इसकी कि एक अल्कलाइटिंग एजेंट है जिसका नाम है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ये कंपाउंड कन्वर्ट कर देता है, ये कंपाउंड गवानीन के साथ जब अटैच होता है तो उसको अपना अल्काइल ग्रुप दे देता है। एज अ रिजल्ट गवानीन चेंज हो जाती है 7 इथाइल गुआनीन में। ठीक है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूं थोड़ा सा कि ये जो इथाइल मीथेन सल्फोनेट ये जब गवानीन के साथ अटैच होती है तो इसको अपना अल्काइल ग्रुप दे देने के बाद ये जो गवानीन है ये चेंज हो जाती है इथाइल गवानीन में। ठीक है, अब इथाइल गवानीन एक नॉर्मल बेस नहीं है, ये म्यूटेट हो गई है। तो नॉर्मली जो गवानीन है वो किसके साथ पेयर करेगी? नॉर्मली गवानीन
साइटोसिन के साथ पेयर करेगी, लेकिन जब वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर ये वाली म्यूटेशन आ जाती है, तो साइटोसिन के बजाय अब जाके वो थायमीन के साथ अटैच होगी। केमिकल म्यूटेजेंस की एक्रेडीन्स। एक्रेडीन्स क्या है? ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है या इनका रोल क्या होता है कि ये जाके डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान अटैच हो जाते हैं। जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके दरमियान जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर और रिजिडिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर और रिजिडिटी को इफेक्ट करने की वजह से उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नॉर्मली नहीं हो पाती। तो इस तरह से जब वो नॉर्मल रेप्लिकेशन नहीं होती तो उन डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। इसकी एग्जांपल है प्रोफ्लेवन। तो ये 3 केमिकल म्यूटेजेंस थे, बेस एनालॉग्स, अल्कलाइटिंग एजेंट्स और एक्रेडीन्स। बेस एनालॉग्स कौन से हैं? जो देखने में न्यूक्लियोटाइड बेसिस की तरह होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो किसी भी कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसको अपना अल्काइल ग्रुप दे देते हैं। एक्रेडीन्स कौन से हैं? जो डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान इंसर्ट हो जाते हैं और उसकी रेप्लिकेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स और नाम दिए गए हैं जितने भी हमने केमिकल म्यूटेजेंट्स पढ़े, बेस एनालॉग्स, एक्रेडीन्स और एल्कलाइटिंग एजेंट्स, साथ ही इनकी स्ट्रक्चर्स भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल म्यूटेजेंट्स। मोस्टली जो फिजिकल म्यूटेजेंट्स हैं ये रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस क्या हैं? ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। तो रेडिएशंस जो कि म्यूटेजन के तौर पर अपना रोल प्ले करती हैं उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरी जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं? ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं और पेनिट्रेटिव होती हैं। हाईली एनर्जेटिक का मतलब क्या है कि इन वेव्स के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और पेनिट्रेटिव का मतलब ये है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर पेनिट्रेट कर जाने की इनके अंदर एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये अपना एज अ म्यूटेजन अपना रोल कैसे प्ले करती हैं कि ये जो डीएनए के एटम्स हैं, डीएनए मॉलिक्यूल के एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि उनको पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एक्सरेज, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेज। दूसरी तरफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं? ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी वेवलेंथ 10 से 400 नैनोमीटर तक होती है। ये क्या करती हैं? ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। जब एक बार न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो वहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग के बजाय थायमीन डाइमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। थायमीन डाइमर्स एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जब ये डाइमर्स बन जाते हैं तो वहां पे भी दोबारा वही फिनोमेना होता है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती और वो डिस्टर्ब हो जाती है। एज अ रिजल्ट वो पूरी की पूरी डीएनए स्ट्रैंड जो है वो म्यूटेट हो जाती है। तो ये थे फिजिकल म्यूटेजेंस। कौन से हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं? जो कि डीएनए की एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एक्सरेज, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेज। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं? जो कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करती हैं। वहां पे थायमीन डाइमर्स बन जाते हैं और एज अ रिजल्ट रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा म्यूटेशन का। तो हम देखेंगे म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन कि म्यूटेशन की कितनी टाइप्स हैं और कितनी क्लासेस हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे की गई है, जिनमें से कुछ आपके सामने इस टेबल में बताए गए हैं। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन की बेस पे इसका हम म्यूटेशन को 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। लोकेशन का मतलब यह है कि किस लोकेशन पे या कौन से पॉइंट पे वो म्यूटेशन काज हो रही है। तो सबसे पहली टाइप आ जाती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ये नाम से ही जाहिर हो रहा है ये वो म्यूटेशन है जो क्रोमोसोम में अकर होती है। अब ये क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज आ सकती है और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकती है। दूसरी टाइप है जीन म्यूटेशन। तो ये वो म्यूटेशन है जो कि जीन्स में अकर होती है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमारा अभी का मेन टॉपिक जीन म्यूटेशन पे है, इसलिए हम इसी को फोकस करेंगे और क्रोमोसोमल म्यूटेशन को किसी दूसरे टॉपिक के अंडर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
म्यूटेशन में फर्स्ट टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? अ चेंज और अल्ट्रेशन एट सिंगल बेस, कि जब भी किसी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर सिंगल बेस, मतलब कि आगे पीछे बिल्कुल किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस के, ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेसेस में कोई चेंजेस नहीं आती, बल्कि सिर्फ एक किसी न्यूक्लियोटाइड बेस में जब कोई चेंज आ जाए तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसकी एग्जांपल एक बड़ा फेमस डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 अप टू 8 और आगे भी ये चेन जाएगी, ये अमाइनो एसिड्स की चेन है। यहाँ पे ये जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है इसका सीक्वेंस होता है नॉर्मली GAG, और ये कोड करता है, ये जो GAG का कोड है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, और इसका ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये GAG के बजाय ये हो जाता है GTG। मतलब क्या है कि सिंगल जो A है ये रिप्लेस हो जाता है T के साथ। म्यूटेशन से पहले GAG और म्यूटेशन के बाद GTG, तो सिर्फ एक A जो है वो रिप्लेस हो गया T से। अब इस म्यूटेशन की वजह से अब ये पहले जो सीक्वेंस ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था, अब ये जो GTG है ये एक दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा जो कि है वेलाइन। ठीक है, तो अब इस एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से पूरे का पूरा अमाइनो एसिड जब चेंज हो जाता है तो एज अ रिजल्ट वो जो पर्सन होता है जिसके अंदर ये म्यूटेशन आती है उसका ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स इस तरह से सिकल्ड शेप में आ जाते हैं। तो ये क्या है? एक पॉइंट म्यूटेशन है जिसके अंदर 6 पोजीशन के अमाइनो एसिड जो कि नॉर्मली GAG होता है और वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, वो म्यूटेशन के बाद GAG के बजाय GTG होता है। दरम्यान में एक बेस जो है एडिनिन के बजाय थायमीन आके अटैच हो जाती है। अब ये क्या करेगा? ये वेलाइन के लिए कोड करेगा और एज अ रिजल्ट जो पेशेंट हो या जो पर्सन होगा वो नॉर्मल के बजाय अब वो क्या होगा? सिकल्ड सेल, उसके अंदर ये डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं जीन म्यूटेशन। दूसरी टाइप है जीन म्यूटेशन की इन्वर्जन म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एडजेसेंट बेसेस होती हैं या उनके जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो 180 डिग्री से फ्लिप हो जाते हैं। 180 डिग्री के फ्लिप होने का मतलब क्या है कि आपस में एडजेसेंट बेसेस जो होती हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें तो ये एक नॉर्मल चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकंड अमाइनो एसिड है ये कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड है, और ये ग्लूटामिक एसिड का कोड है, ये TCC। ये एक जेनेटिक कोड है जो कि कोड कर रहा है सपोज ग्लूटामिक एसिड के लिए। जब इसमें ये जो दो बेसेस हैं जिनको रेड से हाईलाइट किया हुआ है T और C, ये आपस में जगह चेंज कर लें तो जगह चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएंगी? TC के बजाय CT हो जाएंगी। तो अब ये पूरा का पूरा कोड चेंज हो गया, वहां पे है TCC जबकि इधर है CTC। अब जब ये इस अपनी अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आगे जेनेटिक कोड जो है अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो अब यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय ग्लाइसिन प्रोड्यूस होगा। तो ये म्यूटेशन थी। ये म्यूटेशन किस वजह से आई? जब दो एडजेसेंट बेसेस ने आपस में अपनी पोजीशन रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्ट हो गई दो एडजेसेंट बेसेस। तो अब यहां तक ये जो दो हमने टाइप्स पढ़ी, पॉइंट म्यूटेशन और इन्वर्जन म्यूटेशन, इसमें आपने देखा कि जो जो म्यूटेशन हुई उसके बाद जो एक सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर ही चेंज आई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सिर्फ और सिर्फ ये जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है ये चेंज हुआ है इस म्यूटेशन के अंदर, और उससे पहले जितनी भी अमाइनो एसिड्स थे या उसके बाद जितने अमाइनो एसिड्स थे उनके अंदर कोई चेंज नहीं आई, वो डिस्टर्ब नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह से इन्वर्जन म्यूटेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड नंबर का अमाइनो एसिड है ये डिस्टर्ब होता है, और यहाँ के ये ग्लूटामिक एसिड के बजाय ग्लाइसिन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी है, जितने अमाइनो एसिड्स हैं और उससे पहले जितने अमाइनो एसिड्स हैं वो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, उनके अंदर किसी किस्म की भी कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, तो ये दोनों जो पहली दोनों टाइप्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल अमाइनो एसिड में चेंज आती है एंड ऑल अदर अमाइनो एसिड्स ऑफ द चेन आर नॉट डिस्टर्ब्ड।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिस तरह से हमने पिछली दो टाइप्स में देखा था कि सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर म्यूटेशन होती है और बाकी की चेन डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है इसके अंदर क्या होता है कि द होल चेन इज डिस्टर्ब ड्यू टू चेंज इन सिंगल जेनेटिक कोड। किसी एक कोड में कोई भी जब चेंज आती है उसकी वजह से पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने आपके सामने ये एक स्टेटमेंट लिखी है। इसको आपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, मतलब कि एग्जाम में इसको नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए सामने लिखी गई है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। वाई डिड द कैट ईट द रेट। तो इसके ये जितनी स्टेटमेंट है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो हर एक के तीन तीन अल्फाबेट्स हैं। तो आपने इनको कंसिडर करना है कि ये क्या है, जेनेटिक कोड हैं। ठीक है, ये तीन जेनेटिक कोड मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो अब इनमें से हर एक को आपने एक एक अमाइनो एसिड कंसिडर करना है और उनके हर अल्फाबेट को एक एक जेनेटिक कोड कंसिडर करना है, जो कि तीन मिलके आपस में एक ट्रिपलेट कोड बनाते हैं। अब जब इनके अंदर म्यूटेशन होगी तो दो तरह के केसेस हैं। केस वन क्या है कि उनमें किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो कहीं किसी भी पोजीशन पे ऐड हो जाए। तो नॉर्मल क्या था, वाई डिड द कैट ईट द रेट, ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स आ रहे थे। ठीक है, ये क्या थे, नॉर्मल कोड्स थे। जबकि अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा एक न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो ऐड हो गई है। अब ये चेन नॉर्मल नहीं रही बल्कि ये म्यूटेंट हो गई है। अब आप इस चेन में से जो अब दोबारा हमारे पास आई है इसमें से जेनेटिक कोड बनाने की कोशिश करें, तो मतलब कि तीन तीन अल्फाबेट्स को आप एक साथ करें और एक ट्रिपलेट कोड बनाएं, तो कौन कौन से बनेंगे, वाई, ठीक है यहाँ पे बनाए हैं वाई, WHY, फिर ADI, DTH, ECA, TEA, TTHERA, और ये एक जो है इनकम्प्लीट कोड हमारे पास आ रहा है। तो अब आप देखें कि पहले कोड क्या थे, WHY, DID, THE, CAT, EAT और अप टू सो ऑन। लेकिन अब देखें जितने भी कोड्स बन रहे हैं वो टोटली डिफरेंट हैं जो कि नॉर्मल चेन में मौजूद थे। ठीक है, तो नॉर्मल चेन में जो कोड मौजूद थे वो क्या हुए, सिर्फ एक बेस की एडिशन की वजह से टोटली अब हमारे पास डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं, जबकि एक आखिर में कोड तो इनकम्प्लीट आ रहा है। तो ये आपने देखा कि पूरी की पूरी चेन जो है ये डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरह की जो म्यूटेशन होती है इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। सेकंड केस है इसमें डिलीशन, कि जब भी किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस में कहीं भी न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर एक बेस जो है वो डिलीट हो जाए। तो ये वही सेंटेंस, वही स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल चेन है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट पे यहाँ से एक बेस जो है वो डिलीट हो गई है। तो अब ये कोड बनाएं, ये क्या बनेंगे, WYDIDTHECATEATTHER, और ये दोबारा से एक इनकम्प्लीट कोड हमारे पास आ रहा है। तो इस केस में भी आप देखें कि टोटली चेंज हो गए, जितने के सारे जो अमाइनो एसिड्स के लिए ट्रिपलेट कोड थे वो सारे के सारे चेंज हो गए। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि एक बेस के चेंज होने की वजह से द होल चेन इज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब इसको आप देखें कि इस जो जहां जिस लोकेशन पे चेंज आई है उससे पहले भी और उसके बाद भी पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो रही है। यहां भी इस लोकेशन पे चेंज आई तो इससे पहले भी और इसके बाद भी पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह की म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बेस। अब जब इस तरह की म्यूटेशन होती हैं तो पूरी की पूरी चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल चेन। जबकि पहली टाइप्स में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो रहा है, जबकि बाकी जो है उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ म्यूटेशन। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल इन विच म्यूटेशन अकर्स, की जिस तरह के सेल के अंदर वो म्यूटेशन हो रही है उस लिहाज से हम म्यूटेशन को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। तो इस क्राइटेरिया से म्यूटेशन की दो टाइप्स हैं, सोमेटिक म्यूटेशन और जर्माइनल म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन कौन सी है, जब म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स के अंदर हो जिनको हम वेजिटेटिव या बॉडी सेल्स भी कहते हैं, तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन।
मतलब क्या हुआ कि ये वो सेल्स होते हैं जो अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा बॉडी के किसी भी सेल के अंदर जब म्यूटेशन होती है तो ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। ये म्यूटेशन इनहेरिटेड नहीं होती, मतलब क्या है कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर नहीं होती। इसकी एग्जांपल है स्किन कैंसर। तो अगर किसी इंसान को स्किन कैंसर हो जाता है तो वो उसी के अंदर उसी की बॉडी में होगा, ये नहीं होगा कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपने बच्चों को भी वो स्किन कैंसर ट्रांसफर करे। तो इस तरह की म्यूटेशन को कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। दूसरी टाइप है जर्माइनल म्यूटेशन। जर्माइनल एपिथेलियम असल में जो गोनेड्स होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर की एपिथेलियम को कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, या ये वो लाइनिंग होती है जो गोनेड्स के अंदर मौजूद होती है। तो जब जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन होगी तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं जर्माइनल म्यूटेशन। मतलब क्या है कि पहली हमने देखी ये क्या थी, अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जबकि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं जर्माइनल म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या होती है, ये इनहेरिटेड होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। इस तरह से ये एक जर्माइनल म्यूटेशन है जो कि सेक्स लिंक्ड है। तो इस तरीके से हमने दो क्लासेस पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन विच म्यूटेशन अकर्स। कौन कौन सी, सोमेटिक म्यूटेशन जो कि बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल्स में होती हैं और ये इनहेरिटेड नहीं होती। इसकी एग्जांपल है कैंसर, स्किन कैंसर। इसी तरह जर्माइनल म्यूटेशन ये कौन सी होती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है, ये इनहेरिटेड होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काज, कि किस वजह से वो म्यूटेशन हो रही है। इसकी बेस पे हम इसकी दो क्लासेस बनाते हैं। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक को कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है, ये रेयर होती है, ये बहुत कम आपको ये रिपोर्ट होगी, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी और ये ड्यू टू नेचुरल काजेज होती है। ये ड्यू टू नेचुरल इफेक्ट्स, नेचुरल फिनोमेना की वजह से होती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, इंसान की कोई हाथ नहीं होता। ये ज़्यादातर जो डीएनए और रेप्लिकेशन के अंदर एरर्स आ जाती हैं ये उनकी वजह से होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अगर किसी भी म्यूटाजन की वजह से हो रही है और वो बाय नेचर हो रही है तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन अब ये पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है। ये पॉइंट म्यूटेशन के अंदर जितनी भी टाइप्स थी ये उनमें से कोई भी एक हो सकती है, लेकिन इसका जो काज होगी वो बाय नेचर होगी। अब जितने भी म्यूटाजेंस हैं उनके साथ जब नेचुरली किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होता है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग क्या कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, बाय नेचर जो है रेडिएशंस आती हैं सन की तरफ से या कुछ भी ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इस तरह से जो म्यूटेशन उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में होगी उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्या है कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्पजफुली उसके अंदर जानबूझ के इरादे से उसको एक्सपोजर देते हैं म्यूटाजेंस के साथ, तो उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसे हम उनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स को लाने के लिए करते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन एग्रीकल्चर कि हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स लाने के लिए उनको कुछ म्यूटाजेंस के साथ ट्रीट किया जाता है या म्यूटाजेंस के साथ उनको एक्सपोजर दिया जाता है। अब वो म्यूटाजेंस जब उनके जेनेटिक मेकअप में एंटर हो जाते हैं तो वहां पे वो जब म्यूटेशन काज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक वीट की क्रॉप के अंदर हम ये चाहते हैं कि उसका जो ग्रेन साइज है वो बड़ा हो जाए, तो हम उसको कुछ ऐसे म्यूटाजेंस के साथ उसका एक्सपोजर करेंगे जो उसके अंदर म्यूटेशन काज करके उसकी ग्रेन साइज को बड़ा कर देंगे। तो इस तरह हमने खुद जानबूझ के डेलिबरेटली इरादे से ये काम किया, तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये एक पूरी फील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर और इसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, कि हम जब म्यूटेशन करके किसी भी क्रॉप की ब्रीडिंग करते हैं उसको उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स लाने के लिए, तो ऐसी फील्ड को कहते हैं या इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम और रिजल्ट, कि जब म्यूटेशन होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी बेस पे म्यूटेशन की तीन क्लासेस
बनाई गई हैं। एक को कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, एंटी सेंस, और थर्ड है नॉन सेंस या नो सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस क्या है? बाय नेम जैसे ये पता चल रहा है कि सेंस सेम रहेगी। तो ये कैसे होती है? ये आपके सामने ये एक नॉर्मल जेनेटिक कोड बताया गया है जो है GAG। अब इसके अंदर जब म्यूटेशन आ जाती है तो ये ए जो है ये चेंज हो जाता है और ये बन जाता है, इसकी जगह आ जाता है C, मतलब एडिनिन रिप्लेस हो जाती है साइटोसिन के साथ। अब जो नॉर्मल कोड था वो क्या था? GAG, अब क्या है? GCG। अब ये एक म्यूटेंट कोड बन गया है। लेकिन ये दोनों कोड जो हैं GAG और GCG, ये दोनों कोड कर रहे हैं ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? म्यूटेशन तो हुई लेकिन नो चेंज इन रिजल्ट और आउटकम। कैसे? कि दोनों जो है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए ही कोड कर रहे थे। तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं सेम सेंस, मतलब कि म्यूटेशन हो लेकिन उसकी सेंस सेम रहे। सेकंड टाइप आ जाती है एंटी सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? एंटी सेंस का मतलब क्या है? कि टोटली डिफरेंट हो जाना, उसकी सेंस जो है वो अपोजिट हो जाए, अल्टर हो जाए। तो इससे एग्जांपल अगर आप देखें, वही एग्जांपल है GAG, जो नॉर्मल एक चेन है, सॉरी नॉर्मल जेनेटिक कोड है और ये कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड के लिए। इसके अंदर जब म्यूटेशन होगी तो A चेंज हो जाएगा U से। अब ये क्या है? GUG, लेकिन ये अब कोड कर रहा है वेलाइन के लिए। ठीक है, तो GAG कोड था नॉर्मल कोड और वो बना रहा था ग्लूटामिक एसिड। ये एक नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन अब वहां पे GAG के बजाय अब वहां पे क्या है? GUG है। और अब इस GUG के वजह से वहां पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय अब वहां पे बन रहा है वेलिन। तो इस तरह से ये एक म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी म्यूटेशन होने की वजह से जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हों तो इसको हम कहते हैं एंटी सेंस म्यूटेशन। थर्ड क्या है? नो सेंस। इसमें क्या होता है? ये नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें ऐसे ही जेनेटिक कोड डेवलप हो जाते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूटेशन के बाद वहां पे स्टॉप कोडॉन्स बन जाते हैं। एग्जांपल क्या है इसमें? GAG, वही ग्लूटामिक एसिड है ये नॉर्मली, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन आती है तो GA चेंज हो जाता है UA से, मतलब G जो है ये रिप्लेस हो जाता है U के साथ। अब जो कोड पहले GAG था और वो कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए, अब UAG एक नॉन सेंस या स्टॉप कोडॉन है, इसके लिए कोई एंटी कोडॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो अमाइनो एसिड इज प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड सिरे से बनेगा ही नहीं। तो ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं नो सेंस म्यूटेशन। तो यहाँ तक ये सारा हमारा म्यूटेशन के बारे में, ये जितनी क्लासेस थी उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बेस पे। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ जो कि हम म्यूटेशन की डिस्कशन में अक्सर यूज होती हैं। सबसे पहले है म्यूटान। तो म्यूटान क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर म्यूटेशन पॉसिबल हो। मतलब क्या है कि सबसे छोटा ऐसा यूनिट जिसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। तो सबसे छोटा यूनिट ऐसा कौन सा होता है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी या रिप्लेस होगी या किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आएगी तो इसको हम कहते हैं ये म्यूटेशन हो गई है। तो सेकंड नंबर पे है म्यूटेटर जीन। म्यूटेटर जीन एक ऐसा जीन होता है जो कि खुद भी म्यूटेट होता है और दूसरे जीन्स को भी अपने साथ म्यूटेट कर देता है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेटर जीन। म्यूटेटर जीन कौन सा है? जो न सिर्फ खुद म्यूटेट होता है बल्कि अपने साथ कुछ दूसरे जीन्स को भी म्यूटेट कर देता है। म्यूटेबल जीन। म्यूटेबल जीन कौन सा है? विच शो वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन होने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ के अंदर कम होती है। तो जिनके अंदर ज्यादा होती है म्यूटेट होने की कैपेबिलिटी, उनको हम कहते हैं म्यूटेबल जीन्स। इसी तरह म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म या सेल है जिसके अंदर म्यूटेशन हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को या सेल को जिसके अंदर म्यूटेशन हुई हुई हो उसको हम कहते हैं म्यूटेंट। सेकंड लास्ट है म्यूटेंट। तो म्यूटेजन। म्यूटेजन क्या है? ये फिजिकल या केमिकल एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन काज करते हैं। फिर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है? ये किसी भी जीन के ऊपर कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो कि हाईली म्यूटेबल होती हैं, मतलब कि उनके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसी साइट्स को या ऐसे स्पॉट्स को हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। आज का टॉपिक था हमारा जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा आएंगे। तब तक